हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल से हाई टू स्टडी इस चेष्टा वाशने। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स को पढ़ने वाले हैं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने व्हाट इज बीओपी को कवर किया था, जो कि बहुत अच्छे से और बहुत शॉर्ट में विद हैंड रिटन नोट्स आपको समझा दिया गया है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो प्लीज जाकर सबसे पहले उसको समझना एंड देन कंपोनेंट्स को आगे कंटिन्यू करना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट अस बिगिन विद द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी। तो गाइस, इसके बेसिकली तीन कंपोनेंट्स हैं, बीओपी ऑन करेंट अकाउंट, बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट, बीओपी ऑन ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। सबसे पहले हमको करेंट अकाउंट को पढ़ना है। सो चलिए शुरू करते हैं। बीओपी ऑन करेंट अकाउंट, इट रिकॉर्ड्स द पेमेंट्स एंड रिसीव्स ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन व्हिच डू नॉट इंपैक्ट असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री। ये वो सारी पेमेंट्स और वो सारी रिसीप्ट्स को रिकॉर्ड करता है जो कि एक कंट्री एज अ फॉरेन एक्सचेंज कर रही है, यानी कि दूसरी कंट्री से जो एक्सचेंज कर रही है पैसों का, उन ट्रांजैक्शन को जो होंगी उनकी सारी पेमेंट्स भी और सारी रिसीप्ट्स को रिकॉर्ड करने वाला हो जाएगा हमारा बीओपी ऑन करंट अकाउंट। की करंट अकाउंट में जो बीओपी है, इट्स द पेमेंट्स एंड रिसीप्ट्स ऑफ ऑल द इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस व्हिच डू नॉट इंपैक्ट एनी असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कि अगर हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के रिलेशन से मतलब कंपेयर करें तो कोई भी असेट ना ही हमारा अराइज होगा, ना ही हमारा रिड्यूस होगा, ना ही हम कोई चीज असेट हमारा कोई बढ़ेगा और ना ही हमारा कोई सा असेट घटेगा। ऑल्सो द करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन डू नॉट गिव राइज टू द फ्यूचर क्लेम्स। करेंट अकाउंट ट्रांजेक्शन जो होते हैं वो कोई भी हमारा फ्यूचर क्लेम नहीं देंगे हमको। इंडिया को कोई भी फ्यूचर क्लेम नहीं देंगे। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल दे दी हूँ इंडिया का, लेकिन बीओपी हर एक कंट्री का अलग अलग होता है, पर्टिकुलर कंट्री पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो जो हमारे करंट अकाउंट का बीओपी होगा वो बेसिकली क्या है, वो ऐसी ट्रांजेक्शन्स के पेमेंट एंड रिसीव का रिकॉर्ड है जो कि ना ही कोई इंपैक्ट डाल रहे हैं हमारा असेट लायबिलिटी पर और ना ही हमारा कोई फ्यूचर क्लेम दे रहे हैं। अब फर्दर करंट अकाउंट में भी सब पार्ट्स हैं, हम उनको देखते हैं। If we talk about the components of current account, अभी हम देख रहे थे components of BOP, जिसमें पहला हमने पढ़ा BOP on current account। अब उसके भी components हैं। तो एक ये मैंने यहाँ पर चार्ट बनाया है, जो चार्ट अगर आप अपने एग्जाम्स में बनाए आते हो तो आपको पक्का फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक, तो देखो क्या कंपोनेंट्स है। पहला विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड एंड करंट ट्रांसफर्स। विजिबल ट्रेड, इनविजिबल ट्रेड, ये दोनों मैंने आपको पहले बताया कि इसमें क्या आ जाएगा, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गुड्स एंड इसमें एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द सर्विसेज। अब फर्दर सर्विसेज को भी डिवाइड कर दिया है बिटवीन फैक्टर सर्विसेज एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज आर फर्दर डिवाइड इनटू इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। ठीक, उसके बाद तीसरा हमारा कंपोनेंट है करंट अकाउंट का करंट ट्रांसफर्स। अब अगर हम इन सब की छोटी छोटी डेफिनेशन पढ़ें तो ये क्या हो जाएगी। विजिबल ट्रेड की अगर हम बात करें तो दीज आर द गुड्स विच आर टेंजिबल एंड कैन बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड यानी कि बीओटी के नाम से भी जानते हैं। बीओटी एंड द विजिबल ट्रेड इज द सेम थिंग। इसमें वो सारे गुड्स आ जाएंगे जो टेंजिबल भी हैं और जिनको बॉर्डर क्रॉस करते हुए देखा जा सकता है, इसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी कहते हैं। इनविजिबल ट्रेड आर दोज सर्विसेज विच आर नॉन टेंजिबल, ये टेंजिबल होते हैं, ये नॉन टेंजिबल होते हैं एंड कैन नॉट बी सीन वाइल क्रॉसिंग द बॉर्डर्स, और इनको हम बॉर्डर्स को क्रॉस करते हुए नहीं देख सकते। अब हमने यहाँ देखा था फैक्टर सर्विस और नॉन फैक्टर सर्विस में इनका डिवीजन है, तो अब हम इनको भी देख लेते हैं। Factor services are those which lead to the factor payments or factor income। factor payment और factor income हम पहले कई वीडियोस में कवर कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने पढ़ा था रेंट, वेजेस एंड ऑल, कि मतलब या तो ये फैक्टर पेमेंट्स को लीड करती है या फिर फैक्टर इनकम को। ये दोनों चीज अगर हो रही है तो वो फैक्टर सर्विस है, मतलब जो भी सर्विस हमने की है जिसकी वजह से या तो हमने कुछ फैक्टर पेमेंट करा है या फिर हमको एक फैक्टर इनकम मिली है, तो अगर इन दोनों में से कुछ भी काम होता है तो वो सर्विस हमारी फैक्टर सर्विस कहलाएगी। वहीं अगर हम बात करें नॉन फैक्टर सर्विस की, तो इट इंक्लूड्स ऑल द सर्विसेज विच आर अदर देन द फैक्टर सर्विसेज। सीधी सी बात है, फैक्टर सर्विसेज यानी कि वो जिसमें या तो हमें फैक्टर पेमेंट मिल रही है या फिर फैक्टर इनकम। ठीक, इनके अलावा जो भी सर्विसेज होंगी वो सारी नॉन फैक्टर होंगी, जैसे कि इंश्योरेंस, बैंकिंग एक्सेट्रा। अब फर्दर फैक्टर सर्विसेज आर डिवाइडेड इनटू इन्वेस्टमेंट इनकम एंड कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। इन्वेस्टमेंट इनकम में जैसे रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट आ गया, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में जैसे ऑल द फैक्टर इनकम, मतलब जो भी फैक्टर इनकम हमारी होती है वो सारी की सारी कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में आ जाएंगी। आई होप आपको इतना क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसका कंपोनेंट है, वो है हमारा बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट। बीओपी ऑन कैपिटल अकाउंट बेसिकली करंट अकाउंट के बीओपी का अपोजिट फैक्टर है। करंट अकाउंट में क्या था कि असेट लायबिलिटी ना ही रिड्यूस हो रही है ना ही इंक्रीज हो रही है, असेट लायबिलिटी स्टेटस पर कोई भी इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। पर कैपिटल अकाउंट में क्या होगा कि यहाँ पर इंपैक्ट पड़ेगा। इट रिकॉर्ड्स ऑल द पेमेंट्स एंड रिसीव्स व्हिच कैन कॉज एन इंपैक्ट ऑन असेट लायबिलिटी स्टेटस ऑफ द कंट्री। असेट लायबिलिटी जो है कंट्री के इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उस पर इंपैक्ट पड़ रहा है, यानी कि असेट या तो रिड्यूस होगा या फिर बढ़ेगा, मतलब अराइज होगा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन लीड्स टू द फ्यूचर क्लेम्स। करंट अकाउंट में क्या था, कोई भी फ्यूचर क्लेम नहीं होता था, बट कैपिटल अकाउंट में फ्यूचर क्लेम होगा। अब जैसे कि फर्दर करंट अकाउंट के भी कंपोनेंट्स थे, यहाँ पर भी कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स हैं, हम उनको कवर करते हैं। अगेन एक चार्ट से समझते हैं कंपोनेंट्स क्या क्या है। पहला है बोरोइंग्स, जिनको फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड
एक्सटर्नल असिस्टेंस, एक्सटर्नल बोरोइंग्स एंड एक्सटर्नल असिस्टेंस, इंटरनल और एक्सटर्नल नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। एक है एक्सटर्नल बोरोइंग्स, इनको हम एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स भी कहते हैं, और दूसरा एक्सटर्नल असिस्टेंस। फिर आ जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जिसके अंदर एफडीआई फॉरेन इन्वेस्टमेंट से क्लियर हो जाता है, और दूसरा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फिर एनआरआई डिपॉजिट्स, बैंकिंग कैपिटल एंड शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। अब इनको हम वन बाई वन अगर देखें तो बोरोइंग्स फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड रेजेस आउट लाइबिलिटी टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बट इट इज ट्रीटेड एज क्रेडिट आइटम। बोरोइंग्स मतलब उधार लेना, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि बोरोइंग्स जो है इंडिया खुद से तो लेगी नहीं, दूसरी कंट्रीज से ही लेगी। तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी बोरोइंग्स आ रही हैं वो लाइबिलिटी अराइज कर देती है इंडिया के लिए, कैसी लाइबिलिटी कि इनको वापस वो इंटरेस्ट के साथ चुकाना है, ठीक। बट फिर भी यहाँ लाइबिलिटी अराइज हो रही है, फिर भी ये जो है एक क्रेडिट आइटम की तरह यूज की जाती है, यानी कि हमने कुछ लिया है, यहाँ पर किसी से पैसा हमारी कंट्री के अंदर आया है, इसलिए क्रेडिट आइटम होंगी, डेबिट आइटम नहीं होंगी। वहीं जब हम बोरोइंग्स के बदले लेंडिंग करेंगे, मतलब किसी दूसरी कंट्री ने हमसे उधार लिया है, तो उसको हम डेबिट आइटम कहेंगे, क्योंकि हमारी कंट्री का पैसा बाहर चला गया। यहाँ पर हमने पैसा लिया है, इसलिए क्रेडिट आइटम, बोरोइंग्स जो है क्रेडिट आइटम है, और लेंडिंग जो है वो डेबिट आइटम है। फर्दर बोरोइंग्स जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है। मैंने पहले ही बताया आपको, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स यानी कि डन एट मार्केट रेट ऑफ द इंटरेस्ट, ऐसा कोई भी इंटरेस्ट उन पे लग रहा है जो कि मार्केट रेट पर है, तो वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स हो जाएगा। और अगर कोई ऐसा इंटरेस्ट उन बोरोइंग्स पर लगाया जा रहा है जो कि कंसेशनल रेट पर है, तो वो एक्सटर्नल असिस्टेंस कहलाया जाएगा। दूसरा हमारा कंपोनेंट है फॉरेन इन्वेस्टमेंट। इनफ्लो ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम एंड वाइस वर्सा। अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई दूसरी कंट्री हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करती है, पूरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की अगर हम बात करें तो मतलब इंडिया को छोड़कर पूरा वर्ल्ड कुछ भी हमारी कंट्री में इन्वेस्ट करता है, तो वो हमारे लिए क्रेडिट आइटम है। और वहीं अगर इसका उल्टा हो, यानी कि अगर हम किसी दूसरी कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए डेबिट आइटम होगा, यानी कि इसका वाइस वर्सा होगा। फर्दर फॉरेन इन्वेस्टमेंट दो पार्ट में डिवाइडेड थे, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट कौन से होते हैं? इट इज इन्वेस्टमेंट बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये वो इन्वेस्टमेंट है जो कि कोई भी कंट्री कर सकती है हमारी कंट्री में, जो कि शेयर एंड बॉन्ड्स ऑफ डोमेस्टिक कंपनीज में करे जा रहे हैं। मतलब हमारी कंट्री की जो भी डोमेस्टिक कंपनी होंगी, जो इंडिया की खुद की कंपनी है, उनके शेयर एंड बॉन्ड्स में जो भी इन्वेस्टमेंट किया जाएगा वो हो जाएगा पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। वहीं अगर हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इट रिलेट्स टू द ओनरशिप ऑफ द एंटरप्राइजेस इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब इसमें क्या होगा कि डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी कि इंडियन इकोनॉमी में ओनरशिप ही ले ली डोमेस्टिक एंटरप्राइजेस की। मतलब पूरी कंपनी अगर खरीद ली जाती है या फिर कोई कंपनी अगर लगा दी जाती है कोई भी रेस्ट ऑफ वर्ल्ड इन डोमेस्टिक इकोनॉमी में, तो एफडीआई होगा। और वहीं अगर किसी कंपनी में शेयर एंड बॉन्ड्स के थ्रू इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है तो वो पोर्टफोलियो होगा। अब हम दूसरा अगर कंपोनेंट देखें, मतलब तीसरा, तो हो जाएगा एनआरआई डिपॉजिट्स। एनआरआई स्टैंड फॉर नॉन रेजिडेंस ऑफ इंडिया, मतलब जो इंडिया के रेजिडेंस नहीं है, इंडिया के रहने वाले लोग नहीं है, उसका मतलब हो जाएगा एनआरआई। इट इंक्लूड्स द डिपॉजिट्स हेल्ड बाय एनआरआईज इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी। मतलब जो भी हमारी इंडियन रेजिडेंस नहीं है, उनके थ्रू जितना भी डिपॉजिट हो रहा है वो सारा हो जाएगा हमारा एनआरआई। इनफ्लो ऑफ एनआरआई डिपॉजिट इज क्रेडिट आइटम एंड आउटफ्लो इज वाइस वर्सा। अगर इनफ्लो हो रहा है एनआरआई का, मतलब जो इंडिया के रहने वाले लोग नहीं हैं, वो यहाँ पर कुछ भी डिपॉजिट कर रहे हैं। जैसे कि सपोज करो मेरा कोई रिश्तेदार जो है आउट ऑफ इंडिया रह रहा है, अमेरिका रह रहा है सपोज करो, और वो वहां पर काम कर रहा है। अगर वो मुझे वहां से कुछ पैसा मेरे पर्सनल यूज के लिए भिजवा रहा है पैसा, तो वो क्या हो जाएगा? एनआरआई डिपॉजिट हो जाएगा। वहीं अगर मैं उसे कुछ भिजवा रही हूँ तो वो क्या हो जाएगा? मेरा डेबिट आइटम हो जाएगा। मतलब एनआरआई अगर बाहर से कोई जो बंदा यहाँ का रहने वाला नहीं है, वो मुझे कुछ भेज रहा है, तो वो क्रेडिट आइटम, क्योंकि इंडिया में पैसा आया, और मैंने अगर उसको कुछ भेजा, आउटफ्लो हुआ उसका, तो वो डेबिट आइटम, क्योंकि इंडिया का पैसा बाहर चला गया। ठीक। दूसरा बैंकिंग कैपिटल, इट रेफर्स टू द फॉरेन असेट्स हेल्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। बैंकिंग कैपिटल बेसिकली वो सारे फॉरेन असेट्स हो जाएंगे जो कि कमर्शियल बैंक कर रहे हैं हमारे इंडिया के। व्हेन कमर्शियल बैंक्स कन्वर्ट देयर फॉरेन असेट्स इनटू लिक्विडिटी, मतलब जो भी हमारे कमर्शियल बैंक के पास फॉरेन असेट है, जो भी उनके पास असेट्स हैं, जब वो उनको लिक्विडिटी यानी कि मनी में ट्रांसफर करती है, कन्वर्ट करती है, इनफ्लो ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज इनटू द डोमेस्टिक कंट्री टेंड्स टू राइज। उस टाइम पर क्या होता है, जो भी इनफ्लो होता है, मतलब इंडिया के अंदर फॉरेन एक्सचेंज का जो इनफ्लो होगा वो उस टाइम पर बढ़ जाएगा, और वहीं अगर हम इसका उल्टा करेंगे तो घट जाएगा। ठीक। तीसरा आ जाएगा, मतलब लास्ट हमारा जो कंपोनेंट है हमारा कैपिटल अकाउंट का, वो है शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट। शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट क्या है? इट अराइजेस ऑन अकाउंट ऑफ परचेजेस इन द इंटरनेशनल मार्केट। मतलब इंटरनेशनल मार्केट, पूरे वर्ल्ड की मार्केट पे कुछ भी अगर हम परचेज कर रहे हैं तो तभी अराइज होता है, विदाउट मेकिंग एन इमीडिएट पेमेंट। बट जो भी हमने परचेज किया उसकी एक इमीडिएट पेमेंट नहीं कर पाए। रीपेमेंट ऑफ शॉर्ट टर्म डेट, मतलब बेसिकली क्या है ये कि हम हमें कुछ खरीदना है बाहर से, ठीक, हमने खरीद भी लिया, बट उसकी इमीडिएट पेमेंट नहीं कर पाए, तो हमने उसको उधार दे दिया कि हम आपको चुका देंगे, हाथ जल्दी चुका देंगे। तो शॉर्ट टर्म डेट की जो रीपेमेंट होती है, मतलब उसको हमने जब रीपे करा, ठीक, वर्ल्ड में, उससे क्या होगा? हमारा फॉरेन एक्सचेंज बाहर चला जाएगा। और अगर हम उसको नहीं करेंगे रीपे, मतलब अगर हम किसी से ले रहे हैं शॉर्ट टर्म डेट, तो वो क्या होगा? हमारा इनफ्लो हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ इसका। आई नो यू आर कंफ्यूज्ड। देखो, शॉर्ट टर्म क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट, कुछ भी हमने ट्रेड किया अचानक से, जैसे हमारे पीएम बाहर गए, उनको कुछ अच्छा लगा कि हमें ये चीज खरीदनी चाहिए अपने इंडिया के लिए, उन्होंने खरीद ली। एट दैट मोमेंट उनके पास उतने पैसे नहीं थे कि उसकी कीमत चुकाई जा सके। उन्होंने कहा अभी हम आपको, आप अभी हमें आप ऐसे दे दो, हम आपको थोड़ा थोड़ा दे देंगे। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स हो गई, शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट हो गया। कुछ टाइम बाद जब उसकी रीपेमेंट करी शॉर्ट टर्म डेट की, वो डेबिट हुई हमारे ऊपर,
रीपेमेंट करी तो हमारी जो फॉरेन करेंसी थी, फॉरेन एक्सचेंज था, उसका आउटफ्लो हुआ, यानी कि इंडिया से बाहर गई। वहीं जब ऐसा ही कोई सिस्टम हमारे साथ होगा, यानी कि कोई दूसरी कंट्री हमारा कोई ऐसा प्रोडक्ट ले और बोले कि हम आपको बाद में दे देंगे, तो जब हमारे लिए कोई रीपेमेंट करेगा तो वो उसका क्या हो जाएगा, इनफ्लो होगा फॉरेन एक्सचेंज का, यानी कि इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने पढ़ा कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, जिसके अंदर हमने फर्दर उनके भी कंपोनेंट्स पढ़े, और बीओपी हम पहले वीडियो में कवर कर चुके हैं। तो अगर आपने वो नहीं देखी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी। बीओपी की वीडियो देख लीजिए, कंपोनेंट्स देख लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑन बीओपी। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।